नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए जितने भी ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई आम क्लास बिल्कुल भी नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत रहा ना। कंप्यूटर की क्लास के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर की दूसरे नंबर की क्लास है। पहली क्लास तो आपकी हो चुकी है, दूसरी ये क्लास है। बहरहाल ये आपकी 5वीं नंबर की क्लास है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपकी 30 दिन आपकी सीरीज चलेगी, जिस सीरीज का नाम है रणभूमि सीरीज। और रणभूमि सीरीज के अंदर आप सब्जेक्टिव ना जाते हुए टॉपिक वाइज हम जा रहे हैं, क्योंकि सटीकता की आवश्यकता हर किसी को होती है, इवन योगी जी को भी होती है। तो इसी कारण से आपको मैं बता दूं कि सटीक तरीके से आपके हर एक टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं चीजों को बेहतर बनाने के लिए। एक बार मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। फटाफट से क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे, सम्मानजनक स्कोर के साथ लाइव करना था, वही तो मजा आता। अगर आप सम्मानजनक तरीके से स्टार्ट करते, 100 से हम लाइव स्टार्ट करते, तो कितना मजा आता भाई, कितना मजा आता। सोचो सोचो कितना मजा आता है। सरपंच साहब राम 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 राम। भाई साहब क्या हाल है? बिल्कुल भाई सरपंच साहब क्लास के अंदर हैं। क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की हम बात करते हैं। यहां धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम किस किस कंप्यूटर के टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, आपको कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत जोर के टॉपिक हैं। पर्सनल कंप्यूटर के आज क्वेश्चंस होंगे, मेमोरी के क्वेश्चंस होंगे, डिजाइनिंग टूल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी जिसके क्वेश्चंस होंगे, और सॉफ्टवेयर्स के क्वेश्चन होंगे। मैंने कहा था ओवरऑल आपकी 15 टॉपिक है। हर दिन 3 से 4 टॉपिक्स हम उठाएंगे और उनको कवर करते चले जाएंगे। यदि आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए। यदि आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से बता दीजिए, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक ही बार में आप क्लियर कर दीजिए कि हाँ जी सर, हम तैयार हैं, माहौल पूरा बनाने के लिए रेडी हैं। 100 लाइक हम कर चुके हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने पहले आएगा पर्सनल कंप्यूटर से। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है? परफॉर्म जनरल अर्थमेटिक फॉर द सीपीयू। यह किसका काम होता है? सामान्य गणित है, यानी गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? सामान्य गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है सर, थ्योरी जल्दी स्टार्ट होगी। बाबू निकिता, आप पहले इनकी बात करते हैं, फिर हम थ्योरी को भी स्टार्ट करेंगे, राइट। चलो, अगर हम बात करें कि बहुत नॉर्मल लेवल पर गणना कौन करेगा, सर ये एएलयू करेगा। एएलयू करेगा। रजिस्टर क्या करता है? सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता है, सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। पहले सवाल का आंसर आपको एएलयू देखने को मिलता है। मदरबोर्ड की कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट थ्रू विच थिंग। मदरबोर्ड में जो जानकारी इधर से उधर पहुंचती है वो किस माध्यम से पहुंचती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट इसके बारे में आप बताएंगे किस प्रकार से पहुंचती है। ठीक है, फटाफट। जानकारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, मदरबोर्ड के अंदर जाएगी, तो वो कैसे जाएगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या उसके अंदर प्रक्रिया होगी? तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर वो पेरिफेरल्स के हिसाब से जाएगी। बच्चे, पेरिफेरल्स होते हैं आपके डिवाइस। पेरिफेरल्स होते हैं आपके डिवाइस, जो होते हैं आपके इनपुट और आउटपुट, जो होते हैं आपके इनपुट और आउटपुट। तो कहने की बात ये हुई, जैसे यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, है ना, माउस देखने को मिल जाएगा। ये आपके इनपुट आउटपुट होते हैं। अब आउटपुट होता है सर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपको स्पीकर हो गया। तो भैया इसका मदरबोर्ड से क्या लेना देना? मदरबोर्ड के कंपोनेंट से क्या लेना देना? भाई मदरबोर्ड के कंपोनेंट में आपको देखने को मिलते हैं फ्लैश मेमोरी। सर ये केवल और केवल आपकी किस लिए होती है? ये बूट सेटअप के लिए होती है। बूट सेटअप के लिए होती है। ये होती है सर बसेस होती है। सर क्या बस लगी हुई है क्या कंप्यूटर के भीतर? हाँ जी, कंप्यूटर के भीतर बस लगी पड़ी है, जो एक जानकारी को मदरबोर्ड पे एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं। बसेस इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्सेसरीज को जिस स्थान पर लगाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए, क्या उसको कहते हैं हम? फटाफट बताओ, उसको किस तरीके से हम जानेंगे? एक्सेसरीज जो जुड़ती हैं उसको हम किस स्थान पर जानेंगे? फटाफट से मुझे बता दीजिए। द प्लेस वेयर एक्सेसरीज आर कनेक्टेड टू ए यूनिट, उनको हम किस तौर पर जानेंगे उसके बारे में फटाफट बताएं, बिना परेशानी के बताएं। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट बताओ। मतलब कहने की बात क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इस सिस्टम के अंदर ये लगा हुआ है, राइट। तो इसको अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसमें भी स्पेस है ताकि करेक्ट ये रहे, चार्ज वगैरह इसको करने के लिए। तो आपको पता लगता है कि सर इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सो दे थिंग्स आर नोन एज पोर्ट।
दे थिंग्स आर नोन एज पोर्ट, उनको हम कहते हैं पोर्ट कहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम पोर्ट बोलते हैं, राइट। चलिए, तो अगर कई बार पूछा जाता है आपका जो कनेक्टर्स होते हैं वो पोर्ट्स कहलाते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं तो पोर्ट्स कहलाते हैं। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया जो होती है HDMI, तो वो भी एक प्रकार के पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, बेहतरीन सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से के द्वारा जोड़ा जाता है किस चीज से? साउंड कार्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, किस चीज से जोड़ा जाता है इसके बारे में आपको बताना है, किस चीज से उनको जोड़ा जाएगा, किस चीज से उनको जोड़ा जाएगा, फटाफट बताएं। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए किस चीज से जोड़ा जाएगा। फुल फॉर्म भी आपको बतानी होगी, फुल फॉर्म भी आपको बतानी होगी इसके बारे में, किस चीज से जोड़ा जाएगा, बिना किसी परेशानी के मुझे बताइए। ठीक है, चलिए सर, एक आती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, इंटरफेस आपको देखने को मिलता है मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI इसको कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे इसका मिडी, मिडी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स टू द साउंड कार्ड्स, तो ये आपका मिडी आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मिडी। ठीक है, चल आगे हम बात करते हैं, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण क्या हो सकता है, राइट। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल मॉडेम जोड़ा जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाने के लिए रेडी रहता है और वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या परेशानी आपके कंप्यूटर में है? सर, या तो हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच चल रहा है, कोई और फॉल्ट चल रहा है, तो उसी के बारे में चर्चा की जा रही है कि एक इंटरनल मॉडेम आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर डाला, यानी लैपटॉप में डाला अपने में, और वो काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो इंटरप्ट हो, कनेक्शन ठीक प्रकार से ना हुआ हो, जंग लग रहा हो, या पोर्ट में इशू हो, या फिर जो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको हो, क्योंकि मॉडेम को जोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी चाहिए होती है। अगर मैं सच बताऊं तो इसके अंतर्गत आपको पता लगेगा कि सर उपयुक्त तीनों आपको देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ द अबव आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर आपको देखने को मिलता है? हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पर नहीं है, वीडियो ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर जरूर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर है। आप मुझे बताइए, 4th जनरेशन के अंदर जो मदरबोर्ड होता था उस पर किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर लगते थे, उस पर कैसे माइक्रो प्रोसेसर थे? अब जो 5th जनरेशन आपको देखने को मिलता है जिसका एक फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी है, तो यहां पर किस प्रकार के मदरबोर्ड लगाए जाते हैं? बहुत बार पूछा जाता है ये किस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। तो बहुत बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, आप बहुत बहुत बार उसको बताएंगे भी। बच्चे 5th जब आपकी 4th जनरेशन चल रही थी तब आपके लगाए जाते थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? माइक्रो प्रोसेसर्स का इंटीग्रेशन। फिर माइक्रो प्रोसेसर लगाए जाते थे अल्ट्रा लेवल, आपका वेरी लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI आपका लगाया जाता था। VLSI एंड ULSI आपके लगते थे, वेरी लार्ज एंड अल्ट्रा लार्ज। आगे बढ़िए, कंप्यूटर में CD को रन करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? आपको एक CD रन करनी है, यू वॉन्ट टू ड्राइव अ CD आपको देखने को मिलती है। आजकल लैपटॉपों में नहीं है, मेरे लैपटॉप में नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। लैपटॉप रखा हुआ है उधर, लेकिन उसमें CD ड्राइव नहीं है, वरना मैं दिखा देता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि CD को रन करना है, सर जैसे आप बहुत सारे बालक हो, आजकल तो तुम नए बालक हो तुम, ठीक है, तुम्हें तो बेरक हो, लेकिन भाई साहब जब हमारे यहाँ पहले ब्याह होया करे थे, हमारे यहाँ पहले के इब्बे, ठीक है, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि ब्याह की कैसेट मिलती है। अब कई बार पेन ड्राइव में दे देते हैं, बट कैसेट तो अभी भी देते हैं मेरे ख्याल से। तो कैसेट मिलती है ब्याह की क्या मिलती है? कैसेट मिलती है। तो गराड़े क्या करते हैं कि घर वाले उसको बार बार चला के कैसेट चला के देखते हैं। तो कैसेट जो चलाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो जो ब्याह की कैसेट चलाई जाती है, वो जिससे चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं CD ड्राइव। ये FD ड्राइव क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, तो ब्याह की कैसेट चलाने के लिए CD ड्राइव यूज होता है, याद रखना। अगला सवाल है, सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उनको वापस लाने के लिए जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह पर अगर काम किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जाएगा? सर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किस चीज से जाओगे?
आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे तो कैसे जाओगे, फटाफट बताओ। अरे बताते हो कि नहीं बताते? किससे जाओगे? आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप किस चीज का यूज करोगे? सर जी हम यूज करेंगे कंट्रोल बस का। कौन सी बस का? मैंने बताया था बस ही होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन तक लेके जाती है, दे आर नोन एज बस। अब बात यहां पर क्या है सर, सूचना है, इंफॉर्मेशन है जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक जानी है। अब यूनिट ये है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट जानी है तो उसको क्या कहेंगे अपन, उनको बोलेंगे कंट्रोल बस। उनको हम बोलेंगे कंट्रोल बस, बस करो पगली। ठीक है, तो कंट्रोल बस आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर प्रणाली, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम आपको क्या देखने को मिलता है? संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम आपको क्या देखने को मिलता है जो पूरे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए जरूरी होता है? जितने भी ड्राइव्स होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी एनालॉजी होती है, वो सब वहीं पर कनेक्ट रहते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? फटाफट इसके बारे में बताइए। अच्छा एक और बात बताऊं, बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जितने भी क्लास में छात्र हैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जीत राणा जीएस जो यूट्यूब चैनल है, इट इज़ नाउ वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो चुका है, तो इसके आगे आपको एक टिक लगा दिख रहा होगा चैनल के आगे। वो कल नहीं था, वो आज है। यूट्यूब का रात मैसेज आया था लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो यूट्यूब ने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन जीत राणा, योर चैनल हैज़ बीन वेरीफाइड अंडर योर नेम जीत राणा। तो मैंने कहा यूट्यूब को, बहरहाल मैं नहीं कह सकता था लेकिन मेरे सोचा कि मैं यूट्यूब से ये जरूर कहूं कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल उन सभी छात्रों का है जो इस चैनल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दैट्स ए वेरी क्लासी थिंग दैट हैपेंड यस्टरडे नाइट। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, राइट, मुझे बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू, थैंक यू। तो दैट इज सो गुड। ठीक है, एंड इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों का जो माहौल हमेशा वेवी बनाने का ढंग रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए ओके ठीक है, चलिए ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होता है जो कम्युनिकेशन रखता है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम का, आपको वो जो है रखता है, कनेक्टिविटी रखता है, सारा कम्युनिकेशन वो बना के रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर, या एक ऐसा बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट उसको कहा जाता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, और इसी वजह से मुझे एक जगह जाना था, बट स्टिल मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है, राइट। चलो आगे हम बात करते हैं। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते। जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत ना हो, उन डिवाइसेस को हम किस प्रकार से कहते हैं या क्या इनको कहा जाएगा? मतलब कुछ ऐसे हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट हैं जो अंदर लगे हुए होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर में, और जिनको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अब यहां पे ये मेरे हाथ में आप रिमोट देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कुछ डेटा प्रोसेस होता है। अब क्या काम करा मैंने, इसमें पीछे एक सेल डलता है, तो वो सेल मैंने यहां से, दीज आर द सेल्स, ये मैंने रिमूव कर दिए। तो ये होते रिमूवेबल डिवाइस। लेकिन इसके अंदर जो आईसी है या इसके अंदर जो इसका मदरबोर्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सर उसको हम बोलेंगे इंटरनल, उसको हम इंटरनल बोलेंगे। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव्स आर परमानेंटली लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइन टू रिमूव अनलेस दे नीड टू रिपेयर और रिप्लेस। इसको हम बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का थिन प्लेट या ब्लेड होता, क्या बोलते हैं, बोर्ड होता है। ठीक है, अ थिन प्लेट और बोर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? सर इसको सर्किट बोर्ड बोलेंगे, क्योंकि भाई सर्किट या सर्किट, एमबीबीएस के बाद सर्किट अगर कहीं काम आता है तो वो यहीं आता है। ठीक है, कहां काम आता है? वो यहीं काम आता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में क्या इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड में किस प्रकार के डिवाइस जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या इंसर्ट किए जाते हैं? ओके, एक्सपेंशन, तरीके उल्टा, हिंदी उल्टी है इसकी हिंदी उल्टी है, उल्टी लिखी हुई, हिंदी गलत है इसकी। एक्सपेंशन कार्ड कहां इंसर्ट किए जाते हैं? सवाल क्या है, एक्सपेंशन कार्ड कहां इंसर्ट किए जाते हैं?
एक्सपेंशन कार्ड कहां इंसर्ट होते हैं, कहां इंसर्ट होंगे, कहां इंसर्ट होंगे, ठीक है, कहां इंसर्ट होंगे ये आपको बताना है। सर्किट बोर्ड में नहीं होते। जैसे मेमोरी है आपकी, मेमोरी कार्ड है आपका, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंशन कार्ड है, वो आपकी मेमोरी को एक्सपेंड कर देगा। तो वो कहां पर इंसर्ट होगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। देन उन्हें स्लॉट, वो स्लॉट में आपके इंसर्ट होंगे, स्लॉट में इंसर्ट आपके ही होंगे। आगे बढ़िए। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट जिस पर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वही जो सीपीयू का चिप है। सर्किट बोर्ड जिसे सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। प्रिंटर का यह एक भाग है। तो पूछा यह जा रहा है कि मदरबोर्ड आप किसको कहेंगे? देखो यार, मदरबोर्ड वो होता है जिसपे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और अदर कनेक्टिविटी होती है, नॉट पेरिफेरल डिवाइसेस। नॉट ओनली, देखो सिर्फ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, मतलब एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर आपके सीपीयू लगा हुआ है या यूपीएस लगा हुआ नहीं। दरअसल बात यह है कि एक ऐसा सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू है और एक अन्य चिप भी है, तो वही कहलाएगा आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन के सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और सबसे आधुनिक है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो आप कंप्यूटर क्लॉक किसको कहेंगे? फटाफट बताइए, बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट इज कंप्यूटर क्लॉक? कंप्यूटर क्लॉक क्या होती है? जैसे वहां पे टाइम लगाने के लिए घड़ी है, जैसे वहां भी घड़ी दिखाई दे रही है, तो क्या कंप्यूटर क्लॉक यही है? नो। कंप्यूटर क्लॉक क्या होती है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। इसका काम यह होता है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा काम किस समय हुआ, कौन सा काम किस तरीके से हुआ, इसके बारे में सारी बातें आपको पता रहती हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? सर कंप्यूटर क्लॉक की बात की जा रही है। कंप्यूटर क्लॉक की जो गणना है वो किसमें की जाती है? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एनटीपीसी 2025। लो जी, एनटीपीसी 2025 में सवाल पूछा गया था। अब आपको ना ऐसा हो सकता है कि सवाल ये लग रहे हो कि सर क्या ही फालतू के सवाल चल रहे हैं, ये क्या बात है? यही फालतू के सवाल पेपर में आते हैं, फिर पेपर में से हंसते हुए तुम घर आते हो, ही पेपर नहीं हुआ, आपने जो पढ़ाया था वो नहीं है। अरे जो मैंने पढ़ाया था सारा पढ़ा था क्या तुमने? यही तो बड़ी बात है। जो निरंतर मेहनत करता रहेगा वो आगे निकल जाएगा, बड़ी बात है। अगर हम बात करें कि भाई कंप्यूटर की घड़ी जो होती है, कंप्यूटर क्लॉक जो होती है, उसकी जो गणना की जाती है वो गीगाहर्ट्ज में की जाती है, गीगाहर्ट्ज में की जाती है। जैसे मेरे सिस्टम के अंदर आपकी फोर क्लॉक है, मतलब 4 क्लॉक स्पीड है, 4 अलग अलग प्रोसेसर हैं, हर एक की स्पीड 3.28 है, जो काफी मेरे ख्याल से मजबूत होती है। मेमोरी के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि यादों से तो उनको मिटा ना सके, कम से कम यादों में बसा ही लेते हैं। तो ऐसा ही आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को आप यादों से मिटा तो नहीं पाओगे, यादों में बसा जरूर दोगे, ठीक है? तो याद रखिए कि यादों से तो उनको मिटा ना सके, कम से कम आप उनको बसा ही लेते हैं। सवाल आपके सामने है, माहौल बना देते हैं फिर से, ठीक है? चलिए अगला है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज की टिपिकली एक्रोनिम क्या होता है? द टिपिकल एक्रोनिम फॉर द रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, इसको हम क्या बोलेंगे? रीयूजेबल जो आपका स्टोरेज होता है उसको हम किस नाम से जानेंगे? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, मजा ही आ गया। तुम सोचते होगे कि मुझे ऐसे डायलॉग याद कहां से आते हैं। ये एक्चुअली मुझे नहीं होते याद। ऐसा क्या होता है कि मुझे बस ऐसे भूल जाता है, वो भूल जाता है खुद से ही, मतलब दिमाग प्रोसेस कर लेता है, इतनी देर में प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिमाग मार देता है प्रोसेस इतनी देर में। देखो अगर हम बात करें, जैसे आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड क्या होते हैं? एक बार उसमें कुछ आपने डाल दिया, फिर डिलीट करके दोबारा डाल दिया, फिर डिलीट करके दोबारा डाल दिया। अबे लाइक भी कर दो, कम से कम उस शायरी के लिए लाइक कर दो। क्या रे, लाइक नहीं करते हो तुम? अरे उनको ना सही, इस क्लास को तो लाइक करो। हाँ, बात को समझो। तो जो आपकी पेन ड्राइव होते हैं उसमें आप कुछ भी चीज डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि जो डीवीडी होती है वो बर्नेबल होती हैं। एक बार अगर उसमें कुछ डाल दिया तो वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता, ना हटाया जा सकता। तो इसी वजह से आपको पता लगती है CDRW होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट। ये होता है रीराइट होता है। तो रीराइट का मतलब ये हुआ कि आप इसको मिटा सकते हैं, तो ये रीराइट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपनी डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज दैट रिटेन डेटा आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ इज कॉल्ड। बिजली जाने के बाद भी वो नहीं गई, बिजली जाने के बाद भी वो नहीं गई, कौन? मेमोरी। तो बिजली जाने के बाद भी वो नहीं गई यानी मेमोरी नहीं गई, तो उस मेमोरी को हम क्या कहेंगे?
एक ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने के बाद भी नहीं गई उसको हम क्या कहेंगे सर? एक ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने के बाद भी नहीं गई उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल, या इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं या परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। उसको आप सेकेंडरी बोल लीजिए या परमानेंट बोल लीजिए, ठीक है, नेंट आप बोल लीजिए, या फिर आप इसको रोम बोल लीजिए, ठीक है, रोम बोल लीजिए। क्योंकि वॉलेटाइल जो होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो, ठीक है, रैम बोलते हैं उसको। आगे हम बात करते हैं, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वो यूजर को डेटा, क्या कंप्यूटर गैदर डेटा विच मींस दे अलाउ द यूजर टू डेटा। बताइए, कंप्यूटर डेटा लेता है, इसका मतलब है वो यूजर्स को क्या अलाउ करता है? यूजर्स को क्या अलाउ करता है इसके बारे में मुझे बताओ, यूजर्स को क्या अलाउ करता है? अरे इंग्लिश में इसका मतलब सही है, हिंदी में इसका गलत सा मतलब निकल रहा है। ठीक है यादव जी, वाह 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 सर, दिल्ली पुल्स की जीके करा दो, दिल्ली पुल्स ही कराऊंगा मैं सारी, मजाक से हटके दिल्ली पुल्स अब की बार होकर रहेगी। अब मैंने आपसे पूछा इसके बारे में बताइए सर, कंप्यूटर डेटा गैदर करता है, इसका अर्थ है कि वो यूजर को डेटा क्वेश्चन मार्क करने देता है, इन यूजर को डेटा इनपुट करने देता है। कंप्यूटर गैदर करता है डेटा, इसका मतलब है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा को इनपुट कर पाए, वो इनपुट कर पाए डेटा को। इनपुट करने के लिए पूरा वो अलाउ करता है कि यू कैन इनपुट द डेटा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन मार्क एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी रन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद होने पर इसे इरेज नहीं होती है। मतलब ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर को रन करती है और खत्म भी नहीं होने देती। फटाफट बताइए, खत्म भी नहीं होती सर। ये होती है आपकी रोम। रोम आपकी एक प्रकार की मेमोरी है जो इसी प्रकार की मेमोरी है, कंप्यूटर खत्म होने पर बंद भी नहीं होती और सेकेंडरी मेमोरी भी कहलाती है, तो इसका जलवा है, ठीक है। बायस सेटअप वगैरह इसी में होते हैं, बायस सेटअप इसी के अंदर होता है, बायस स्टोर्ड इन दिस, बायस स्टोर्ड इन दिस, स्टोर्ड इन दिस, बायस स्टोर्ड होती है, स्टोर्ड इन दिस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसी के अंदर स्टोर होता है, रोम होती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें पूछा गया सेकंड मीडिया स्टोरेज से आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या है? सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डालना है, इसका मतलब आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं? फटाफट बताइए। क्या आप इनको कन्फिग कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड व्हाट? इसको क्या बोलते हैं? इसको किस तौर पे आपका जाना जाएगा? फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताओ। देखो भाई, बात यह है कि ऑप्शन ही नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉट, इट्स नॉट डाउनलोड भाई, ये इंस्टॉलेशन होता है यार, इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द हार्ड डिस्क, इसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, इंस्टॉलेशन इसको बोलते हैं, याद रखना। इंस्टॉलेशन आप बोलेंगे, इसमें नहीं होगा, ई ऑप्शन होगा इसमें, इंस्टॉलेशन। दैट्स नॉट डाउनलोड, दैट्स नॉट डाउनलोड, दैट्स कॉल्ड इंस्टॉलेशन। अगला सवाल, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी कौन दर्शाता है कि आपकी मेमोरी है? कहते हैं ना कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, तो वो रैम होती है वो रैम होती है, था ही नहीं ऑप्शन में, क्या करता, फिर भी आंसर कर दिया। अरे भाई मैं क्या करूं इसमें, मुझे पता था कि इसमें से आंसर नहीं है ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है? ये क्या बात हुई? ठीक है, ये क्या बात हुई? देखो, दैट इज कॉल्ड रैम। जो मेमोरी को रिप्रेजेंट करती है वो रैम रिप्रेजेंट करती है आपकी मेमोरी को, ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहां पर? मान के चलिए कि जैसे अब मैं ही हूं, मेरे सामने भी एक पीसी है, मैं इस फाइल के ऊपर काम कर रहा हूं, तो ये फाइल आपकी कहां पे ओपन हो रखी है? इस फाइल की जो शैशे फाइल है वो कहां पर बन रखी है, इनके बारे में आप बताइए। इस शैशे फाइल को हम क्या बात कर रहे हैं, ये कहां पर आपकी बनी हुई है? फटाफट बताओ, कहां बनी हुई है? चलिए, राम जी के पास है। किसके पास है? राम जी के पास है। कोई भी मेमोरी अगर काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट अगर करंटली रन कर रहा है, दैट इज एट रैम। वो रैम में आपको देखने को मिल जाता है, रैम में देखने को मिलता है, क्योंकि यह वोलेटाइल होती है। अगर लाइट अभी भाग जाएगी तो ये मेमोरी वगैरह उड़ जाएगी सबके सब। आगे बढ़ते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रोटोकॉल प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए। क्योंकि टेप क्या करता है, टेप का क्या करता है, इसके बारे में आपसे पूछा जरा। टेक करता क्या, टेप करता क्या है?
टेप की वर्किंग क्या है, पूछा जा रहा है कि आपसे मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग क्विक डेटा रिकॉल बिकॉज द टेप क्या करता है, टेप करता है जिस जिस लिहाज से डेटा डाउनलोड होना है उसी लिहाज से होगा, एक स्ट्रक्चर रेडी करके देता है। ठीक है, चलिए आप स्ट्रक्चर रेडी करता देता है, तो कहने की बात क्या है, ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। जो टेप है, टेप की मेमोरी का काम क्या है, टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है जिसके बारे में आपको पता लगता है कि ये केवल सीक्वेंस में मीडिया को इंस्टॉल करता है, मीडिया को एक्सेस करता है, इंस्टॉल करता है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर आपकी कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, प्रकार केवल दो हैं। एक प्रकार आपको देखने को मिलता है सर जी क्या, सेकेंडरी, और एक देखने को मिलता है प्राइमरी। तो दो ही प्रकार की मेमोरी, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी मेमोरी। आगे बढ़िए, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस क्या है, एएलयू, सीयू, रैम या माउस। तो रैम इज अ स्टोरेज डिवाइस, भले ही रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन कम से कम ये मेमोरी तो है, वोलेटाइल है यानी क्षणभंगुर है, कुछ समय में डिलीट भी हो जाती है, बट कम से कम मेमोरी तो है। कैसे हो जायसवाल, आगे बढ़ो। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग के अंदर डेटा प्रोग्राम्स को हम रखते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, वह कौन सा भाग है जिसके अंदर कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम को रखा जाता है, फटाफट बताइए। डेटा और प्रोग्राम को रखा जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है, जहां आप डेटा को प्रोग्राम को रखोगे कुछ समय के लिए वो आपका रैम होगा। रैम एक प्रकार की मेमोरी होगा, करेक्ट आंसर होगा मेमोरी। रैम एक प्रकार की मेमोरी होगा, करेक्ट आंसर होगा मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है बताइए। पूछा है कि व्हाट इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है निकिता, मुझे बताओ। सर जी कंप्यूटर की मेमोरी आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज इंटरनल, कंप्यूटर की मेमोरी है इंटरनल। एक्सटर्नल इज नॉट द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, एक्सटर्नल कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी जो आपको देखने को मिलती है ये है इंटरनल। नेक्स्ट आगे बढ़िए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, जो फ्लॉपी डिस्क आपको देखने को मिलती है ये विच टाइप ऑफ मेमोरी से रिलेट करेगी बताइए, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, वोलेटाइल या दोनों। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क देखने को मिलती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है आप ये बताइए। सब फ्लॉपी डिस्क डायरेक्टली सिस्टम के इंटरनल हिस्से में नहीं होती है, एक्सटर्नल हिस्सों में होती है। तो एक लाइक फ्लॉपी डिस्क के नाम कर देना, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का काम होता है बाहर से आना। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एकदम बाहरी चीज होती है, आप समझ लीजिए एक्सटर्नल चीज होती है ये, ठीक है। चलिए, सबसे फास्ट मेमोरी किसकी होती है, द फास्टेस्ट मेमोरी इज रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी फास्टेस्ट होती है। निम्नलिखित में कौन सत्य है, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होता है, फ्लैश में प्रोग्राम इन फ्लैश और परमानेंट, अच्छा रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है परमानेंट, ओके। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, या सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन में लगाया जाता है। देखो अगर मैं बात करूं जो रोम के अंदर प्रोग्राम होते हैं वो परमानेंट होते हैं, क्योंकि रोम कैसी मेमोरी है सर, रोम इज सेकेंडरी मेमोरी, और क्योंकि सेकेंडरी है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी डेटा होल्ड हो सकता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमें पता लग गया कि भाई प्रोग्राम जो रोम में होते हैं परमानेंट होते हैं, क्योंकि रोम खुद एक परमानेंट मेमोरी है, राइट। आगे बढ़िए, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम रेफर करती है विच ऑफ द फॉलोइंग को, रैम किस चीज को रेफर करती है, पूछा यह जा रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस चीज को रेफर करती है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म ही पूछिए, इसकी एब्रीविएशन पूछिए, महल्लू सवाल है, इसको तो छोड़ो सवाल को, आगे बढ़ो। कंप्यूटर बंद होने पर क्वेश्चन मार्क के कंटेंट निकल जाते हैं, अगर कंप्यूटर बंद होता है तो क्या होता है सर, मेमोरी के क्वेश्चन निकल जाते हैं। जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसके अंदर आपके जो मेमोरी के क्वेश्चन है वो निकल जाते हैं, क्योंकि मेमोरी किसको शो करती है सर, ये रैम को शो करती है, और रैम उड़ जाती है, रैम उड़ जाती है। जब कंप्यूटर में लाइट भाग जाती है तो रैम उड़ जाती है। काफी बेहद लल्लू सवाल आ रहे हैं, बेहद लल्लू सवाल आ रहे हैं, काफी इजी सवाल है, इसलिए मैं भी स्पीड बना के रख रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िया, डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं, अब कुछ अच्छे सवाल आएंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो क्लास के अंदर माहौल के साथ लाइक बना दीजिए, एक तरफा लाइक हो जानी चाहिए, कम से कम 200 के पार आपकी लाइक आराम से हो जानी चाहिए, 300 एक्चुअली, क्योंकि 200 के पार तो पहले ही थी, 300 लाइक के पार होनी चाहिए आपकी बार लाइक, फटाफट
कि तभी तो तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा भाई जी, है भाई। सर ये सेम हो जाते हैं बाबू, सेम है। पता क्या है कि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रखे, जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। अब वो कोई भी सवाल हो प्रीवियस ईयर में आया तो मैंने आपको कराया है। इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आंसर आपको सेम देखने को मिल रहा है। क्या करिश्मा, क्या हुआ तुम्हें? आलिए रे आलिए, भाग मत जाइए। ये लो, प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? पहली कौन सी भाषा थी जो प्रोग्रामिंग के लिए लॉन्च की गई थी? पहली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए लॉन्च की गई थी वो कौन सी थी? द फर्स्ट लैंग्वेज दैट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोग्रामिंग, पहली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के लिए लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आप मुझे बताइए, ये कब लॉन्च की गई है? फटाफट बताइए, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट से। देखो 1957 की बात है, जॉन बैकस नाम के एक आदमी है। 1957 की बात है, जॉन बैकस नाम के एक आदमी है, जॉन बैकस नाम के एक आदमी है, आईबीएम में काम करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में काम करते हैं, और ये एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोर्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं फोर्ट्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्ट्रेन बोलते हैं, याद रखना। तो फोर्ट्रेन 1957 में जॉन बैकस के द्वारा बनाई गई है और प्रोग्रामिंग के लिए पहली लैंग्वेज थी फोर्ट्रेन। इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इसका काम होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन मार्क वे वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। कुछ ऐसे वर्ड्स आपके देखने को मिलते हैं जो प्रोग्रामिंग ने अपने प्रयोग के लिए इनको अलग से रखा है, ये कई बार आपको देखने को मिलते हैं। आर द रिजर्व वर्ड विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इट्स ओन यूज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड्स आपके स्पेसिफिकली यूज होते हैं, जैसे आपके होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। ये कुछ ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी एक अलग विशेष भूमिका निभा रहे होते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं यहां पर, इसका आंसर क्या होता है? सर दीज आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स, इनको हम रिजर्व वर्ड्स के नाम से जानते हैं, रिजर्व वर्ड्स के नाम से जानते हैं। राइट, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसका काम किया जाता है कमर्शियल कार्यों के लिए, कमर्शियल कार्यों के लिए किया जाता है। फटाफट से आप बताएंगे कमर्शियल कार्यों के लिए किस लैंग्वेज का काम किया जाता है? फटाफट से मुझे बता दीजिए, कमर्शियल कार्यों के लिए किसका यूज किया जाता है? सर जी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बनती है 1959 में। 1959 के अंदर वो बनती है, याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कुबाल आपको देखने को मिलती है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जो अंग्रेजी भाषा के जैसी लगती है लेकिन उच्च स्तरीय भाषा है, वो कौन सी है? फटाफट आप बताएंगे। अंग्रेजी भाषा के जैसी लगती है लेकिन उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। किसी कंप्यूटर की? आपके यहां होता होगा कंप्यूटर, हमारे यहाँ कंप्यूटर होता है। तो भाई साहब कंप्यूटर की बात चलन लाग रही है, पूछा है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? सो दैट इज कोबैल। ठीक है, कोबैल ही इसके अंदर बोलेंगे। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज कोबैल, नॉट C++। ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह नहीं है, यह कंप्लीटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें भी कोबैल होगी। क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस प्रकार की जो लैंग्वेज है वो यूज की गई थी? पहली बार कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? फटाफट बताइए। और बताओ कैसे हो आप लोग, मजे आ रहे हैं? कभी कभी तुम भी सोचते हो गए कि सर कब तक मेहनत करेंगे, कब तक? जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक सपने पूरे नहीं हो जाते। देखो अगर मैं बात बताऊं, यहां आपको देखने को मिलती है मशीन लैंग्वेज। तो पहला जो कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है जो प्रोग्राम किया गया था, वो आपका मशीन लैंग्वेज के माध्यम से प्रोग्राम किया गया था। किससे? मशीन लैंग्वेज के माध्यम से प्रयोग किया गया था। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकसित किया था? जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो किसके द्वारा विकसित की गई है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताएंगे कौन था वो? सर दैट वाज जॉन जे कैमने,
जॉन जे कैमने आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? जॉन जे कैमने आपको देखने को मिल जाएगा, जिनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। जॉन जे कैमने आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? जॉन जे कैमे आपको देखने को मिल जाएगा। कैमने इनको बोलते हैं, जॉन जे कैमे भी बोलते हैं। वैसे जॉन जे कैमने भी बोला जाएगा, ठीक है, तो याद रखना जॉन जी कैमी आपको देखने को मिल जाएंगे। जॉन जी कैमी आपको देखने को मिल जाएंगे बिना परेशानी के। कैमनी के द्वारा किया था, हाँ जी, कैमनी के द्वारा ही हुआ था। पास्कल क्या है? व्हाट इज पास्कल? कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर का यूनिट है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या इनमें से कुछ भी पास्कल नहीं है? तो पास्कल के बारे में मुझे बताइए, क्या है पास्कल? पास्कल के बारे में आप मुझे बताएंगे कि पास्कल क्या है आखिरकार? पास्कल आखिरकार है क्या? फटाफट बताएंगे कि आखिरकार पास्कल क्या है। ठीक है, चलिए। फटाफट बताएं, पास्कल आपको क्या देखने को मिलता है? देखो, इसके अंदर एक पर्सन देखने को मिल रहा था, हाँ, निकोलस विर्थ आपको देखने को मिल रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक निकोलस विर्थ भी आपको देखने को, सही जवाब नहीं है निकोलस विर्थ, सही जवाब तो वो जॉन जे कैमी है, लेकिन यहां निकोलस विर्थ आपको देखने को मिल रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में। तो निकोलस विर्थ के बारे में याद रखना कि वो आदमी वो है, इसी ने 1970 में 1970 में इसी ने पास्कल लैंग्वेज बनाई थी। इसने क्या काम करा था? इसी ने पास्कल लैंग्वेज बनाई थी 1970 में। पास्कल लैंग्वेज इसने बनाई थी निकोलस विर्थ ने। तो पास्कल क्या है सर? यह कंप्यूटर की एक भाषा है। दिस इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। वह कंप्यूटर लैंग्वेज है जो देखने को मिलती है। फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषा को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? अगर ये आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इसमें सबसे इनिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अगर आप ये सारी भाषाएं सीखना चाहते हैं तो सबसे इनिशियल लैंग्वेज कौन सी है बताइए? सबसे इनिशियल लैंग्वेज कौन सी है? देखो, सबसे इनिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, दैट इज बेसिक। फॉर्ट्रेन सीख जाओगे, एल्गोल सीख जाओगे, पास्कल सीख जाओगे, तो सबसे बेसिक लैंग्वेज है आपकी बेसिक। सबसे बेसिक है आपकी बेसिक। बेसिक समझिए, बेसिक ही बेसिक है। अब जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग की जाती है? जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, तब इसमें किसका यूज किया जाएगा? ठीक है, बताइए सर। जब आपकी कॉम्प्लेक्स, ये सवाल दिल्ली पुलिस में भी आ गया, ये सवाल एनटीपीसी में भी आ गया, ये सवाल हर एग्जाम में आ गया कि अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे तो किस चीज का यूज करेंगे? थैंक यू भाईजान। चलिए, दैट इज नोन एज फॉर्ट्रेन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूज होगा जब जटिल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूज होगा, फॉर्ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? अगर हमें बेसिक लैंग्वेज का यूज करना है तो हम किस काम के लिए करेंगे? ठीक है, फटाफट बताओ। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि बेसिक का काम क्या होता है, जस्ट अभी पूछा था क्वेश्चन, आपने उसका जवाब भी दिया था, और तब आपको दोबारा पता लगेगा इसका काम क्या होता है। फटाफट मुझे बताइए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक लैंग्वेज का यूज क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए कि सर बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? फटाफट बताओ। द यूज ऑफ बेसिक लैंग्वेज इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क? सर बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। आप शुरुआत के अंदर सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, बेसिक लैंग्वेज का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बेसिक लैंग्वेज। याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाती है? भाषा एक ऐसी जिसको कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, वो क्या कहलाती है? इसके बारे में आप बताइए, क्या कहलाती है? फटाफट बताइए। दैट इज नोन एज, व्हाट विल बी नोन एज? सो दैट विल बी नोन एज मशीन लैंग्वेज। वह मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है। क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज भाई जी, वो आपको कहलाती है। याद रखेंगे, क्या कहलाती है? सर वह मशीन लैंग्वेज कहलाती है, उसके बारे में आपको डायरेक्टली याद रखना होता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक कौन है? जावा की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई है? जावा लैंग्वेज जो है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जावा की डिस्कवरी क्या हुई है। फटाफट बताइए।
ठीक है, बिना परेशानी के मुझे बताइए कब इसकी डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा की गई, किस कंपनी ने करी, साइंटिस्ट कौन था, फटाफट सबके बारे में मुझे बता दीजिए। देखो यार, सबसे पहले बनाई जाती है 1991 में, लॉन्च होती है 1995 में, 1991 में बनी और फाइनली लॉन्च होती है 1995, लॉन्च होती है 1995 में। तो हमें यहां से पता लगता है कि 1991 में जब ये बनती है तो ये किसके द्वारा बनती है, ओक नाम के साइंटिस्ट द्वारा, ओक साइंटिस्ट के द्वारा। ओक साइंटिस्ट किसके लिए काम करता है, वो सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए काम करता था। ओक किसके लिए काम करता था, सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए काम करता था, सन के लिए, सन माइक्रो सिस्टम के लिए काम करता था। आधे से ज्यादा बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चों का गलत है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना। इसको एक नाम दिया गया था वोरा, राइट वंस रीड एनीवेयर, वोरा कहा गया था। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सभी कंप्यूटर्स में लागू होती है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सभी कंप्यूटर में आपकी लागू होती है, फटाफट बताइए। बहुत सिंपल है यार, मशीन लैंग्वेज है, वो सभी में लागू होगी, ऑब्वियस सी बात है, मशीन लैंग्वेज सब में लागू होगी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होगी वो सब में लागू होगी, इसके बारे में याद रखना। और यहां जो अंतिम सवाल आज की क्लास का बनता है, ठीक है, कि कीबोर्ड सिवॉल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संबोधित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो पूछा है कि इज ए सेट ऑफ सिंबल एंड रूल्स दैट कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट थ्रू विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर और मनुष्य के अंदर बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेज काम में आती है, इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वही काम में आती है। अगला सवाल यह है कि मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज आपकी कौन सी देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज आपकी हुई थी, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आप मुझे बताओ। आसान सवाल है, मुझे लगा था लास्ट होगा, पर कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो मल्टीमीडिया, वेब पेज वगैरह बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज है दैट इज जावा, सबसे ज्यादा आपकी यूज की जाती है जावा। नेक्स्ट है भाई जी, पूछा जा रहा है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके प्रयोग में लाया जाता है। यूनिक्स, पहले यूनिक्स आया, फिर लिनक्स आया, फिर विंडोज आई, ठीक है, फिर विंडो 5, 7, 8, 10, काफी सारी विंडोज आई। तो बाबू यूनिक्स होता है, ये सब में होता है, वेब सर्वर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब में यूनिक्स यूज हुआ था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कभी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ी, फटाफट मुझे बताओ, जिसको ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं है, इसके बारे में आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है, तो दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज, जिसको ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है। राइट, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका अगला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का पहला क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होगा, एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, वो क्या है जिससे कंप्यूटर का यूज करना आसान हो जाता है। तो अब यहां से आपकी क्लास चलेगी अगले दिन। क्लास ये कैसी लग रही है, ये एफर्ट्स कैसे हैं जो आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं या एसएससी के किसी अन्य एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना। आज मैंने तकरीबन 5 घंटे के आसपास की क्लास रिकॉर्ड करी है, 2-3 दिन लगे हैं उसको रिकॉर्ड करने में। उस वीडियो को मैं सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स के लिए डालना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए अपनी जो है स्टैटिक जीके डाली थी, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए मैं कंप्लीट चीज डालना चाहता हूं। जरूर बताइएगा, फायदा उससे उनको भी मिलेगा जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल वो सीधी डेडिकेटेड होगी सीजीएल के लिए, कमेंट करके जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही रहेगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जो प्यार मोहब्बत आपका मेरे प्रति बना रहा है, मैं उसको वापस जरूर चुकाऊंगा आपका सिलेक्शन देकर। मुझे दिया गया आपका एक एक मिनट आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।